हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम मैरिज को सीख रहे हैं। मैरिज क्या है सोशियोलॉजिकली, और उसके टाइप्स को भी हमने समझा। फिर उसके टाइप्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, किन में एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर हमने समझे रीसेंट ट्रेंड्स क्या है मैरिज के, जिनको आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मैरिज अमंग हिंदूज क्या होती है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट उसको कैसे देखते हैं कि सोशियोलॉजी में मैरिज अमंग हिंदूज को कैसे डिफाइन किया गया है। तो चलते हैं, आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे मैरिज अमंग हिंदूज, उसको समझेंगे। और सोशियोलॉजिस्ट के एम कपाड़िया को समझेंगे, उसने मैरिज अमंग हिंदूज में स्टडी की है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। और जिसमें हम सीखेंगे एम्स, रिचुअल्स एंड द बेसिक वैल्यूज ऑफ मैरिज। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट रिचुअल्स जो होते हैं हिंदू मैरिज में वो हमें सीखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर हमें क्या समझना है, रीसेंट ट्रेंड्स यानी कि चेंजेस किस तरह से हुई है हिंदू हिंदू मैरिज सिस्टम में। ठीक है, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग हिंदू मैरिज, किन चीज़ों ने ये चेंजेस लाई है। जो हिंदू मैरिज सिस्टम था उसमें कितने चेंजेस आई, तो किन चीज़ों ने उसको अफेक्ट किया। उसके बाद हमें समझना है, जो हम इसके बाद और एक वीडियो करेंगे और एक लेक्चर इस पे करेंगे, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, ऑन द मैरिज, कि लेजिस्लेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा मैरिज पे। तो चलते हैं आज के वीडियो पे और पहले समझते हैं हिंदू मैरिज सिस्टम क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट रिचुअल्स क्या क्या है। ठीक है, ओके। मैरिज इन इंडिया में हमें सीखना है, याद रखना, मैरिज इन इंडिया, हमें इंडिया की मैरिज को देखना है। पहले हमने यूनिवर्सली समझा मैरिज क्या होती है, यूनिवर्सल टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा टाइप एग्जिस्ट करता है। अब हमें सीखना है पर्टिकुलरली, हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना है। जो मैंने सिलेबस में भी आपको बार बार कहा था कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो यहाँ हमें क्या सीखेंगे, मैरिज अमंग हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसके अलावा भी हमें बौद्धिज्म, जैनिज्म में देखना है, बुद्धिज्म में देखना है, जैनिज्म में देखना है, सिखिज्म में देखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस देखना है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों को फोकस करेंगे। तो अमंग हिंदूज हम क्या कहते हैं, द हिंदू मैरिज जो है, हिंदू मैरिज को हम बोलते हैं अमंग द हिंदूज, इसको बोलते हैं सैक्रेटमेंट। याद रखना, हिंदू मैरिज सिस्टम में हम बोलते हैं हिंदू मैरिज को सैक्रेटमेंट। सैक्रेटमेंट का मतलब होता है सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी है ये, यानी इसको रिलीजन बैकअप करता है। ठीक है, सैक्रेड बॉन्ड है ये। सैक्रेड आप समझते हो, सैक्रेड, सैक्रेड वो चीजें होती है जो रिलीजियस के साथ कनेक्टेड होती है। प्रोफेन वो चीजें होती हैं जो रिलीजियस, जो आम चीजें होती है दुनिया में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सैक्रेड बॉन्ड है ये, यानी ये इसका किसके साथ है, रिलीजियस टच है इसका। सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी है ये सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत की एक रियलिटी है ये अमंग हिंदूज में। ठीक है, और विवाह संस्कार भी बोलते हैं मेन एंड वीमेन एस्टैब्लिश फैमिली। इसमें कौन एस्टैब्लिश फैमिली करता है, मेन एंड वीमेन। ठीक है, और जरूरी इसमें क्या याद रखना है, ये जो 4 फेजेस ऑफ हिंदुइज्म में है लाइफ के, कि एक इंडिविजुअल जो है वो लाइफ कैसे गुजारेगा, उसके जो 4 फेजेस है। पॉइंट नंबर 1 उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है पहले जो एक इंडिविजुअल है इसकी लाइफ पहले फेज में क्या होती है, एज ए स्टूडेंट होता है। ब्रह्मचारी मीन स्टूडेंट। ठीक है, दूसरी जो हम बोलते हैं गृहस्थाश्रम, हाउस होल्ड, जब उसकी शादी होती है तो फिर वो अपना हाउस होल्ड संभालता है, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, बच्चों को संभालता है, बीबी को संभालता है, पेरेंट्स को संभालता है। तो उसको बोलते हैं, फिर वो कौन सी लाइफ जिएगा, पहले स्टूडेंट की लाइफ जिएगा यानी ब्रह्मचारी, फिर कौन सी स्टूडेंट जिएगा, ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम यानी कि हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोलेगा। उसके बाद उसकी शादी होगी, उसको संभालेगा, बच्चों को, वाइफ को, उसको बोलते हैं हम गृहस्थाश्रम। यानी इसका मतलब ये कौन से फोल्ड में आता है, कौन से फेज में आता है, जो हिंदुइज्म ने दिए हैं लाइफ गुजारने के लिए चार चार जो फेजेस है, ये गृहस्थाश्रम में आता है, जिसे हम हाउस होल्ड बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, वानप्रस्था, जिसे हम फॉरेस्ट डेवलपर बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे कौन सी रिलीजियस एजुकेशन हासिल करता है, और रिलीजियस एजुकेशन में वो क्या 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 करता है, धीरे धीरे क्या छोड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड को। और लास्ट हम जो बोलते हैं हिंदुइज्म में जो 4 फेजेस ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने के तरीके, उसे बोलते हैं हम
संन्यास, फिर वो धीरे धीरे मटेरियल डिजायर्स को छोड़ देता है, ठीक है, दुनिया के जो भी डिजायर्स हैं उनको छोड़ देता है, उसे बोलते हैं संन्यास, ठीक है। ये 4 फेजेस ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म में एक इंडिविजुअल के लिए, जिनसे इंडिविजुअल को गुजरना पड़ता है, जो इंडिविजुअल गुजारता है अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो मैरिज किस में आता है? गृहस्थाश्रम, याद रखना, भूल मत जाना, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन आफ्टर, अच्छा अब और एक पॉइंट याद रखना, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में यह आएगा, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो उनके दिमाग में ये चीजें आएंगी, सर हमने जो पढ़े हैं, आपने जो पढ़ाया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे उनके मैरिज सिस्टम्स में कुछ रिचुअल्स और भी है। लेकिन याद रखना, यहां हमें क्या सीखना है? यहां हमें सीखना है सोशियोलॉजी में, आपको देखना है सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, हिंदू मैरिज सिस्टम क्या है। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत करना। जब भी हम मुस्लिम मैरिज पढ़ेंगे अमंग द इंडियंस, उसको भी हम सोशियोलॉजिस्ट परस्पेक्टिव से समझना, सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव से, नॉट बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर आप इंडिया में मैरिज देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स में जो मैरिज अमंग मुस्लिम्स होती है उनमें अलग प्रैक्टिसेस होती है, जो कश्मीर सोसाइटी है इसमें जो मैरिज होती है इसमें अलग प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारे रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमें क्या समझना है? हमें उस परस्पेक्टिव में नहीं समझना है, हमें समझना है सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव में कि सोशियोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं हिंदू मैरिज सिस्टम में। बात आई समझ? तो यहां कंफ्यूजन मत करना, पहले ही याद रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, अब हम मैरिज को समझते हैं अमंग द हिंदूज, लेकिन उस पर किसने काम किया है? केएम कपाड़िया ने इस पे काम किया है, ठीक है। इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसने इस पे काम किया है, तो इसी के मुताबिक हमें हिंदू मैरिज सिस्टम को समझना है। बात आई समझ? अच्छा, दिस गिव्स मच एस्पेक्ट अबाउट द हिंदू फैमिली, तो इसी से हमें पता चलेगा, इसने बहुत सारी स्टडी की है, किस पे किया है? मैरिज एस्पेक्ट्स हिंदू फैमिली सिस्टम में भी और मैरिज सिस्टम में भी। चलिए, इसने क्या एक्सप्लेन किया है? एक्सप्लेन्ड हिंदू मैरिज थ्रू द 3 एंगल्स, इसने 3 एंगल्स, 3 वेज से हिंदू मैरिज सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। किसने किया है? केएम कपाड़िया ने। एम्स ऑफ हिंदू मैरिज इसने कहा है कि इसके एम्स क्या होते हैं, और दूसरा पॉइंट जो इसने कहा 3 एंगल्स, 3 परस्पेक्टिव से, 3 वेज से इसने डिफाइन किया है। पहला, एम्स ऑफ हिंदू मैरिज। नंबर 2, मेन रिचुअल्स इन द मैरिज, रिचुअल्स क्या क्या होते हैं, रिचुअल्स जो हम रस्म करते हैं, समझ में आई? जो रस्में निभाई जाती हैं, कुछ चीजें की जाती हैं, जैसे अमंग मुस्लिम्स में होता है निकाह, फिर इजाबत होती है, ठीक है, ये चीजें जो होती है। तो मेन रिचुअल्स इन द मैरिज, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सा रिचुअल, वही आपको बताया जाएगा इस रिचुअल का मतलब क्या है, ठीक है। द बेसिक बिलीफ एंड वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको हम मोस्टली स्किप करेंगे और इन दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले पे, एम्स ऑफ हिंदू मैरिज सिस्टम। क्या क्या एम है हिंदू मैरिज का, इसका मकसद क्या है, याद रखना। इसके एम जो है, नंबर 1 धर्म, प्रजा, रति, ठीक है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है, मैरिज के 3 एम्स है, धर्म, प्रजा और रति। धर्म का मतलब होता है मैरिज इज द रिलीजियस ड्यूटी अमंग हिंदूज, मैरिज उनकी क्या है? रिलीजियस ड्यूटी है, ये रिलीजियस उनको कहता है, रिलीजन उनको कहता है कि आपको मैरिज करनी है, ये आप पे ड्यूटी है रिलीजन की तरफ से, ठीक है। वन हु मैरिज फुलफिल्स द रिलीजियस ड्यूटी, अब जो इनमें से शादी करेगा अमंग द हिंदू कम्युनिटी में के लोगों में से जो शादी करेगा, तो इसने क्या निभाई? उसने धर्म यानी रिलीजियस ड्यूटी निभाई, यानी उसने धर्म को निभाया, ठीक है। नंबर 2, प्रजा। प्रजा का मतलब होता है प्रोजिनी, प्रोजिनी से याद रखना, जब भी वर्ड प्रोजिनी देखोगे इसका मतलब होता है अपनी जो प्रोजिनी है, अपने जो जीनस है उनको कंटिन्यू करना, ठीक है। आपके बच्चे होंगे तो आपको जीनस कंटिन्यू रहेंगे। डिजायर टू गेट चिल्ड्रन, यानी कि पहले तो वो रिलीजियस मैरिज करेगा, उसने रिलीजियस ड्यूटी की, धर्म किया, फिर प्रजा मतलब उसके बच्चे होंगे तो प्रजा हो गया कंप्लीट। देन रति, रति का मतलब होता है कामा एंड प्लेजर, ठीक है, कामा एंड प्लेजर इससे हासिल करना, यानी सेक्सुअल लाइफ, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मैरिज है ये, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ से क्या? प्लेजर और काम हासिल करना, ठीक है। धर्म, प्रजा एंड रति, एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है, याद रखना। धर्म का मतलब रिलीजियस ड्यूटी, प्रजा का मतलब चाइल्ड, अपनी प्रोजिनी आगे चलाना, अपने जीनस को आगे चलाना, अपने बच्चे रखना। प्रोजिनी, रति का मतलब होता है काम एंड प्लेजर, जो सेक्सुअल लाइफ है उसको एंजॉय करना, ठीक है। ये एम्स ऑफ हिंदू मैरिज है। देन अकॉर्डिंग टू द केएम कपाड़िया, ठीक है। उसके बाद देन हमें क्या समझना है? इंपॉर्टेंट रिचुअल्स, एम्स हो गया, अब इंपॉर्टेंट रिचुअल्स को समझते हैं, इस पे फोकस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
दीज आर द इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म फॉर द मैरिज टू बी कंप्लीटेड। ये बहुत जरूरी है किसके लिए? एक मैरिज को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये रिचुअल्स नहीं होंगे तो मैरिज को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इनमें क्या क्या है चलिए पहला देखते हैं, वैगदाना। ठीक है, वैगदाना का मतलब क्या होता है? पहले इसने कहा वैगदाना ऑरल प्रॉमिस। ऑरल प्रॉमिस यानी कि दोनों पार्टी जो हैं वो क्या है, वो मुत्तफिक है कि हम इन दो बच्चों की शादी करेंगे। इसी को हम बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल, लोगों के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल गैदर फॉर द मैरिज, जो मैरिज के लिए आए हैं। द नेम ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, ब्राइड और ग्रूम दोनों का, ब्राइड मीन्स फीमेल, मेल मीन्स जो दुल्हन, जो दुल्हन तैयार होती है, ग्रूम मीन्स जो दूल्हा होता है। द नेम्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, इन दोनों के नाम आर अनाउंस्ड, अनाउंस किए जाते हैं। अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट, और इसके साथ ये भी अनाउंसमेंट होती है दैट दे आर रेडी फॉर द मैरिज। ये किसके लिए है? मैरिज के लिए तैयार है दोनों। इसको क्या बोलते हैं? वगदानम, यानी ऑरल प्रॉमिस इसे कहा जाता है। तो मैंने इसके साथ कुछ इमेजेस भी लिए थे आपको इजी वे में समझाने के लिए। ये जो है ये पहली इमेज है, ठीक है, इसे बोलते हैं वगदानम। दोनों तैयार होते हैं तो उनका नाम अनाउंस किया जाता है, ये दोनों जो है मैरिज के लिए तैयार, इसको बोलते हैं वगदानम। ठीक है, देन जो सेकंड रिचुअल है एमंग द हिंदूज वो क्या है? होमा। होमा का मतलब होता है रेफर्स टू द ऑफरिंग सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर, सेक्रेड का समझ, सेक्रेड बात आई समझ, यानी जो रिलीजियस होता है, जिसका रिलीजियस टच होता है, जो रिलीजन के साथ कनेक्टेड होता है। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है आम चीजें जो बाकी दुनिया में होती है। ठीक है, सैक्रेड, जैसे मुस्लिम्स में सैक्रेड चीजें हैं, कुरान, ठीक है, मस्जिद है, ये चीजें रिलीजियस के साथ टच करते हैं, इनको हम बोलते हैं सैक्रेड चीजें। ठीक है, तो सैक्रेड फायर का मतलब क्या था? इट रेफर्स टू द ऑफरिंग, ये एक सैक्रेड फायर जलाते हैं। नंबर रिचुअल्स आर ऑब्जर्व, इसमें कुछ ऑब्जर्व्ड यानी कुछ रिचुअल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। क्या क्या किया जाता है? फ्राइड, एग्जांपल फ्राइड ग्रेन्स, ग्रेन्स फ्राइड डिप्ड इनटू द इन घी में डाला जाता है, और फिर किस में डाला जाता है? इस सैक्रेड फायर में, सैक्रेड फायर में डाला जाता है। कौन डालते हैं? यही डालते हैं। ठीक है, ब्राइड एंड ग्रूम, और जो उनके साथ प्रीस्ट होता है। क्यों ये क्यों करते हैं? इसका मकसद क्या होता है? टू लॉर्ड अग्नि बाय द कपल, यानी कि ये किसको ये ऑफर करते हैं? लॉर्ड अग्नि को। इसका एम होता है विथ प्रायर्स टू द गॉड, इसका मकसद होता है ये प्रायर करते हैं किसको? गॉड को, गॉड अग्नि को, अग्नि गॉड को ये क्या करते हैं? प्रायर करते हैं, रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्लेस, कि वो उनको क्या दे, यानी ब्लेस करे उन दोनों को। ठीक है, होमा याद रखना, ऑफरिंग सैक्रेड फायर, इसमें क्या डाला जाता है? फ्राइड घी, और सॉरी फ्राइड गेन्स विद द डिप्ड इन घी, घी में डाला जाता है, फिर किस में डाला डाला जाता है? उस सैक्रेड फायर में। तो इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से क्लियर रहे। ये होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, तो ये होता है इसकी प्रोसेस। देन आफ्टर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड रिचुअल क्या है? उसके बाद होता है कन्यादाना। ठीक है, कन्यादाना याद रखना, कन्यादाना भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट सेरेमनी कनेक्टेड टू द मैरिज, ये मैरिज के लिए होती है। इसमें क्या होता है? गिविंग गिफ्ट्स टू द ब्राइड ग्रूम इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फायर। वहां सेक्रेड फायर के सामने और लोगों के सामने क्या किया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। किसको? यानी दोनों को, ब्राइड और ग्रूम को। उसको कौन लेता है? उस टाइम उसको ग्रूम लेता है। ठीक है, तो वो उसको लेता है, तो क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। और सेकंड दूसरा इसके साथ जो होता है, फादर ऑफ द ब्राइड, जो फादर होता है ब्राइड का, वो क्या करता है? फादर ऑफ द ब्राइड गिफ्ट्स हर वे टू द ब्राइड ग्रूम विथ अ प्रॉमिस, और वो उनको प्रॉमिस करवाता है क्या? ऑन हिज पार्ट, अपनी साइड से, दैट ही वुड नॉट ट्रांसग्रेस, यानी वो ट्रांसग्रेस नहीं करेगा। किसको? लड़की को, हर लड़के को वो ये प्रॉमिस कराता है। इन द अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, डिजायर एंड पिटी। पिटी का मतलब क्या होता है? पिटी का मतलब होता है सॉरो। ठीक है, यानी कि इन चीजों में वो उसको क्या नहीं करेगा? वो प्रॉमिस उसे करवाता है कि वो ट्रांसग्रेस उसको नहीं करेगा, यानी उसको इन चीजों में धोखा नहीं करेगा। यानी इन द अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, डिजायर एंड पिटी, ये दोनों होते हैं किसमें? कन्यादाना में। तो कन्यादाना को देखते हैं, कन्यादाना कैसे होता है। एक सेकंड, ये होता है कन्यादाना। ठीक है,
ये उसकी इमेज है। देन आफ्टर, सॉरी, नेक्स्ट, फिर क्या होता है, नोट करके मैंने लिखा है द सेम प्रॉमिस इज रिपीटेड, लेकिन ये प्रॉमिस क्या होता है, ये रिपीट होता है थ्राइस, 3 बार होता है। एंड द ब्राइड अफर्म्स हिज प्रॉमिस थ्राइस, और जो ब्राइड होता है, वो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं, वो क्या करते हैं, अफर्म इस प्रॉमिस को 3 बार वो भी बोलते हैं, ठीक है। देन देन क्या होता है फिर, चौथे नंबर पे जो रिचुअल होता है वो है पहनगिरनी, ठीक है, पानी गिरनी, इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग द हैंड ऑफ ब्राइड। इसमें जो ग्रूम है वो ब्राइड इन दोनों को के हाथ होल्ड करता है, जो ग्रूम होता है वो ब्राइड का हाथ जो है उसको होल्ड करता है। दिस रिचुअल रेफर्स टू, और फिर क्या कहता है, फिर वो क्या करता है, रेफर्स टू टेकिंग द राइट हैंड ऑफ द ब्राइड, यानी राइट हैंड उसका ब्राइड का अपने हाथ में लेता है विद द वर्ड्स, और कहता है कि आई सीज दे हैंड्स फॉर sake of happiness that you may live to old age with me, यानी कि मैंने आपका हाथ जो पकड़ा है किसके लिए पड़ा, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के लिए, और जो दैट यू मे लिव, तुम मेरे साथ रहोगी टू द ओल्ड एज, जब तक हम ओल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पानी ग्रहणा। पानी ग्रहणा का की इमेज देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये होता है, ठीक है, राइट हैंड इसका अपने हाथों में पकड़ता है, फिर ये रिचुअल हो जाता है, ठीक है। आपके लिए मैंने ये इमेजेस रखे हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। फिर फिफ्थ रिचुअल होता है वो क्या होता है, मन गैलन, मन गेला गिला धर्म। ये क्या होता है, सॉरी ये कुछ हिंदू वर्ड्स हैं तो इनको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल होता है। सो टाइपिंग ऑफ द टेल आर मंगलसूत्र, यानी कि मंगलसूत्र पहनाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कपाड़िया के मुताबिक दिस रिचुअल इज प्रैक्टाइज्ड मोर इन साउथ इंडिया देन द नॉर्थ इंडिया। ये रिचुअल जो है ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, साउथ इंडिया में देन नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये आया आपको समझ, यानी मंगलसूत्र आपको पता होगा, ये आपने देखा होगा कि मंगलसूत्र पहनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ये रिचुअल, ठीक है। देन उसके बाद जो रिचुअल होता है सप्तपति, ठीक है, यानी 7 स्टेप्स जो होते हैं, 7 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। सप्तपति जो 7 स्टेप्स जो सैक्रेड फायर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ये 7 स्टेप्स इस तरह से, और नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं तो इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन होता है सैप, जूसी, वेल्थ, कंफर्ट, कैटल एंड सीजन्स, ठीक है। सप्तपति में ये जो 7 स्टेप्स होते हैं इसको बोलते हैं सप्तपति। इसको इन रिचुअल्स को याद करके रखना, इन रिचुअल्स की मीनिंग 1-2 बार देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो यही से आया, वो यही से आएगा, आपको बताया जाएगा इस रिचुअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है, नोट करके मैंने लिखा, हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज लीगल आफ्टर दीज स्टेप्स। जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको लीगल मैरिज कहा जाता है, ठीक है। ये स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छा, उसमें से कहीं कहीं पे आपको और कुछ स्टेप्स मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट हमें क्या पढ़ना है, हिंदू मैरिज सिस्टम। हम किसी आम या किसी कोई कॉमन व्यू नहीं ले सकते, हमें सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक पढ़ना है, ठीक है। नोट देन परफॉर्मड बाय द प्रीस्ट, इसको कौन परफॉर्म करता है, इसको प्रीस्ट करता है, ठीक है। और अकम्प्लीट बाय द वैदिक मंत्रास, इसमें क्या पढ़े जाते हैं, वैदिक मंत्रास पढ़े जाते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम रिसेंट ट्रेंड्स इन हिंदू मैरिज। रिसेंट ट्रेंड्स क्या हुए, क्या आप बोलोगे सर क्या अभी भी मैरिज उस टाइप से होती है जिस टाइप से हिंदू मैरिज सिस्टम है या था, क्या उस टाइप से अभी भी मैरिजेस होती है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस मॉडर्न सोसाइटी में इस चीज को बहुत इम्पैक्ट किया गया, इसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं। कैसे चेंजेस आए वो सब मैं बताऊंगा और किस किस से आई हैं। चलो,
तो चलिए आप रिसेंट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ जो हिंदू मैरिजेस है वो है क्या क्या, सच एज द ब्रह्मा ब्रह्मा मैरिज, देवा मैरिज, आसुरा मैरिज, प्रजापति मैरिज, आसुरा गंधारा विवाह, रक्षा। इनको आप खुद सर्च करोगे, क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ाऊंगा इनको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये सर्च करना है और देखना है कि ब्रह्मा मैरिज क्या होती है, उसके आगे लिखना है ब्रह्मा मैरिज, और दिवा विवाह क्या होता है, आसुरा मैरिज क्या होती है, प्रजापति क्या होती है, आसुरा मैरिज, गंधारा विवाह क्या होता है, और रक्षा विवाह क्या होता है, इनको देख लेना। ये जो है ये ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस होती थी। इन्हीं पे जो ट्रेडिशनल पहले पहले हिंदू मैरिज होती थी वो इसी टाइप से होती थी, क्या, या ब्रह्मा या देवा मैरिज, या आसुरा, या प्रजापति, या आसुरा मैरिज। ठीक है, इनको समझ लेना एक बार आप खुद, या आपका असाइनमेंट है, आप पे वर्क है। दे आर नो मोर इन प्रैक्टिस, ये अब प्रैक्टिस में नहीं है, इनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। देन विच फार्मा, आप बोलोगे सर कौन सी फार्मा मैरिज होती है, इट इज मोनोगैमस। मोनोगैमस आपको याद है, मोनोगैमस मैरिज मैंने आपको पढ़ाया है, मोनोगैमस मैरिज। तो अभी क्या होती है प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा मोनोगैमस मैरिज प्रैक्टिस होती है। ठीक है, चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ मेड सिलेक्शन, और इसमें भी चेंज आई है, किसमें, मेड सिलेक्शन में। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, अब फील्ड ऑफ द सिलेक्शन लाइक द इंटरकास्ट, अब मैरिजेस होती है इस दौर में कास्ट से बाहर भी, यानी एक्सोगैमस मैरिजेस भी होती है अमंग हिंदूज। ठीक है, आज के दौर में क्या ज्यादा डिटरमाइन करता है, आज के दौर में सबसे ज्यादा डिटरमाइन करता है क्लास और स्टेटस। ठीक है, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज के टाइम पे ये मैटर नहीं करता है कि आपका क्या कास्ट है। ठीक है, तो किस किस में चेंज आई है, फील्ड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन करने में कि किस में किसके साथ एक इंडिविजुअल को किसके साथ शादी करनी है, तो उसमें भी चेंज आ गया है, सिलेक्शन में भी। पार्टी फॉर द सिलेक्शन, चिल्ड्रंस आर नाउ गेटिंग मोर फ्रीडम, बच्चों को ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है इन द मेड सिलेक्शन कि वो अपने मेड को सिलेक्ट करे। ठीक है, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट, आज के दौर में क्या है, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल के जो खुद के इंटरेस्ट है, उसको किस में इंटरेस्ट है, कौन सी चीजें क्या प्रेफरेंसेस है उसको, तो इसमें भी चेंजेस आई थी। पहले क्या होता था, पहले पेरेंट्स सब करते थे, सिलेक्शन भी करते थे और प्रेफरेंसेस भी देखते थे। नहीं, आज क्या है, आज अब चेंज हो गई है इसमें। आज क्या है, आज हिंदू सोशल सिस्टम में किसको मेड सिलेक्शन इंडिविजुअल्स खुद करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती है और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया चेंजेस इन द मेड सिलेक्शन। और चेंज किस में आई है, चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। याद रखना, चेंज इन द एज ऑफ मैरिज भी चेंज हो गई हिंदू सोशल सिस्टम में, लेकिन थ्रू एक्ट्स। ये कैसे हो गई, ये एक्ट बना जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। याद रखना, 1929 में एक एक्ट पास किया गया जिसे बोला गया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। आप बोलोगे सर इसमें क्या लिखा गया, इसमें ये लिखा गया कि एक बच्चे की कितनी एज होनी चाहिए फिर उसकी शादी होगी। ठीक है, पहले क्या रखा गया एज, इसमें पहले जो एज रखी गई, पहले की एज जो रखी गई वो रखी गई कितने, वो रखी गई 18, यानी कि 18 साल फॉर बॉयज और 14 साल किसके लिए, गर्ल्स के लिए। किस में रखा गया है ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, याद रखना 1929। लेकिन फिर उसमें चेंज आ गई, उसमें एक अमेंडमेंट हो गई, कब हो गई, 1978 में इसमें चेंज हो गई, इसमें अमेंडमेंट हो गया। और फिर क्या है रखा गया, आज क्या है प्रेजेंटली, बॉयज 21 साल का होना चाहिए, अगर किसी लड़की की शादी होगी उसकी एज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट कितने साल होने चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, और गर्ल्स की 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी उन दोनों की शादी हो सकती है। अगर इन दोनों की एज नहीं आएगी तो उसे क्या बोला गया, चाइल्ड मैरिज, और उसके लिए क्या रखा गया, उसके लिए पनिशमेंट यानी सजा रखी गई। अच्छा, और एक याद रखना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, अब अगर किसी की शादी होगी या किसी चाइल्ड के बच्चे की या कोई चाइल्ड लेबर है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098। याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने देखा है, जो मेडिकल सोशल काउंसलर सोशियोलॉजी वालों के लिए एक पोस्ट निकलता है हॉस्पिटल्स में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा, देन पनिशमेंट क्या है सर, अगर कोई करेगा सजा क्या है, 3 मंथ्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल जेल उसको डाला जाएगा, एंड 1000 फाइन भी लगेगा उसको। मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखना, ये इन्हीं के अंडर आता है, ये इस पे काम करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक तो चेंज आ गई सिलेक्शन में, दूसरा चेंज एज में आ गई, तीसरी जो चेंज है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आ गई। हिंदू मैरिज सिस्टम में क्या आ गई, चेंज इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। डाउरी ग्रोइंग एज ए बिग सोशल लेवल, डाउरी बढ़ रही है, डाउरी का सिस्टम बढ़ रहा है। बिसाइड्स द पेरेंट्स और कंपाइल्ड, यानी कि
उनको फोर्स किया जाता है कि वो कोई अमाउंट पे करे, ठीक है। डाउरी भी नया आ रहा है, ये भी एक चेंज आ रही है। इंक्रीज इन द इंस्टेंसेस, और डाइवोर्सेस में भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नहीं तो हम क्या कहें कि हिंदू मैरिज जो सिस्टम था उसमें उसको सोशल जस्टिस क्या बोलते थे, वो एक सैक्रेडमेंट था, एक सैक्रेड बॉन्ड था, स्पिरिचुअल बॉन्ड था। लेकिन अब उसमें भी डाइवोर्सेस देखे जा रहे हैं, उसमें भी डाइवोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चेंजेस हैं जो किस में आई हैं, जो हिंदू मैरिज सोशल सिस्टम में आई है, ठीक है। देन अच्छा सर, किसने इस चीज को इफेक्ट किया, किन किन फैक्टर्स ने इसको इफेक्ट किया हिंदू मैरिज सिस्टम को? पहले हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया, आपको पता है, उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से जब इंडस्ट्रीज आई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट किसको मिल गया? विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जब विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो उनको जब एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो उनको जब इंडिपेंडेंस मिल गई, अब वो क्या, उनकी प्रेफरेंसेस भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। उनको एजुकेशन भी मिल रही है। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम में पहले रहते थे। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक लड़की को इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाना है तो वो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता। वो अपनी जो फैमिली है, अपनी जो वाइफ है, उसको साथ लेके जाता है। तो धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो न्यूक्लियर फैमिली में आ रहा है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, किससे इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन हो गई, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब ग्रोथ ऑफ सिटीज हो गए, टाउन्स हो गए, अर्बन सेंटर्स हो गए, पीपल आर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द, अब लोग कहाँ जा रहे हैं रहने के लिए? टाउन्स में रहने जा रहे हैं, ठीक है, इन्हीं एरियाज में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हिंदू सोशल सिस्टम है, हिंदू मैरिज सोशल सिस्टम था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एक इंडिविजुअल को मैरिज के लिए, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो जो वो रिजिड सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया। रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ने कुछ रोल किया, यस। मॉडर्न वैल्यूज एंड वेस्टर्न आइडियोलॉजी सच एज रैशनलिज्म आ गया, इंडिविजुअलिज्म आ गया, अपना अपना, ठीक है, अपना सोचो। इक्वालिटी फॉर सेक्स हो गई, यानी कि दोनों को अब इक्वल कंसिडर किया जाता है। डेमोक्रेसी आ गई, आपको चॉइसेस मिल गए, फ्रीडम मिल गया आपको, इंडिविजुअल फ्रीडम, सेक्युलरिज्म मिल गया, ठीक है। सभी, तो इन चीजों से भी इंपैक्ट पड़ता है, हैव इन्फ्लुएंस्ड द आउटलुक ऑफ एजुकेशन अमंग द विमेन, सो दे टेक देयर ओन डिसीजंस। तो विमेन्स भी अब खुद अपने डिसीजंस लेती हैं, ठीक है। इससे भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। एजुकेशन, यूथ हैव दिस स्टैंड, एजुकेशन ने ही यूथ को क्या किया, यूथ को एक जो जॉब्स मिल गए, उसकी वजह से, एजुकेशन से उनके आइडियाज में चेंजेस आ गए। तो अब वो खुद स्टैंड ले रहे हैं कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है, तो वो इस डिसीजन पे को खुद लेते हैं, ठीक है। एजुकेटेड यूथ डू नॉट हेजिटेट टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, और दूसरी बात जो है कि एजुकेटेड यूथ जो है वो डरते नहीं हैं कि वो जाते हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ फैमिली। जब वो बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए तो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, जब इंटरेक्शन होती है तो चांसेस है वहाँ प्रेफरेंसेस उनको लगे कि हम इस तरह से मैरिज करेंगे, क्योंकि घर से जब निकल जाते तो उनकी प्रेफरेंसेस फैमिली से भी बाहर हो सकती है, उनकी मैरिजेस बाउंड्री से बाहर हो सकती है, अपने विलेज से, अपनी फैमिली से, ठीक है। तो मैरिज ब्यूरोज भी डेवलप हो रहे हैं, वो भी शादियां करवा रहे हैं डिफरेंट लोगों में, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कंक्लूड करेंगे आज का लेक्चर। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट राइट्स जो हैं, जो रिचुअल्स होते हैं हिंदू मैरिज सिस्टम के, वो याद रखना, वो भूल मत जाना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और चैनल को शेयर करते रहिए चैनल में, और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिए कि अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल में कमेंट्स भी लिखिए, उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि आपको और पढ़ाया जाए। और इसको शेयर भी करते रहिए बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।